Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. आजकल हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 14 को स्टडी कर रहे हैं और वो है रिग्रेशन से मुतल्लिक, और रिग्रेशन की बहुत सी टेक्निक्स को हम अब तक स्टडी कर चुके हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है वो हमें आगे कैलकुलेशंस की तरफ लेकर चलेगा। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है वो लीस्ट स्क्वायर्स पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड म्यू वाई ऑन एक्स है। आपने कल के टॉपिक में, जो कल आपने लेक्चर देखा था, उसमें हमें अल्फा और बीटा की फैमिलियरिटी बिल्कुल अच्छे तरीके से जान ली थी कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है, और ये रिग्रेशन लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कि हम इसको किस अंदाज में लिखते थे कि म्यू वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। आज के टॉपिक में हम यही एक्चुअली फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्फा का पॉइंट एस्टिमेशन क्या होगा और बीटा का पॉइंट एस्टिमेशन क्या होगा। सिमिलरली ये जो लेफ्ट साइड पर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वाई ऑन एक्स की, इसका एस्टिमेशन हम क्या करेंगे अगर पॉइंट के हवाले से देखें। पॉइंट एस्टिमेशन इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक सिंगल वैल्यू है, यानी हम अल्फा की एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और बीटा की भी सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है कि हम लीस्ट स्क्वायर्स पॉइंट एस्टिमेशन में हम अल्फा को डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर रहे। हम डायरेक्ट अल्फा को इसकी कैलकुलेशंस में, इसके फॉर्मूलास में इसी को ही क्यों नहीं यूज कर रहे, या बीटा को क्यों नहीं डायरेक्टली यूज कर लेते। तो उसका आंसर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था कि ये जो रिग्रेशन मॉडल है, इसका जो मैथमेटिकल मॉडल है रिग्रेशन लाइन का, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है, तो पॉपुलेशन चूंकि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सैंपल के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जब रियल लाइफ में हमारे पास इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए पॉपुलेशन तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर सैंपल अवेलेबल अगर है, तो फिर क्या ये डायरेक्टली यूज होगा? तो उसका आंसर है नो। यानी हम डायरेक्टली इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इसको चेंज कर देंगे। किसमें? सैंपल इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सैंपल रिग्रेशन मॉडल के अंदर। ठीक होगी बात। अब वो जो सैंपल रिग्रेशन मॉडल है वो चेंज होता है म्यू वाई ऑन एक्स वाई आई में। अल्फा का जो पॉइंट एस्टिमेशन है उसको हम ए कहते हैं, और बीटा का पॉइंट एस्टिमेशन बी है। अब एक चीज जो आपने याद रखनी है कि इनके मीनिंग्स जो कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे कि अल्फा क्या था, दैट वाज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां पर भी ए भी वाई इंटरसेप्ट ही रहेगा। इसी तरह अगर बीटा हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल में स्लोप ऑफ द लाइन के हवाले से देखा था, तो अब बी जो है वो भी स्लोप ऑफ द लाइन ही होगा, लेकिन सिर्फ इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पास, ये जो लेफ्ट साइड पर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यूज करते थे फॉर पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल, और ये जो इंफॉर्मेशन अब हमने डिराइव की है कि जिसमें वाई आई आपको ए और बी नजर आ रहा है, ये आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? दीज आर फॉर सैंपल डेटा। सो इसका मतलब ये हुआ, ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको याद रखना है कि हम पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल जब हमें अंडरस्टैंड हो जाता है तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ एज ए सिंबल नोटेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास वाई आई, ए और बी ही रह जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब जो सैंपल रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा वो क्या होगा? वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो अब आपने कैलकुलेशन के लिए यही
रिग्रेशन इक्वेशन याद रखनी है, रिग्रेशन मॉडल इन मैथमेटिकल फॉर्म आपने ये वाला याद रखना है। यानी जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे रिग्रेशन लाइंस की तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होगा इन जनरल। ये सेंटेंस भी याद रखना है। ये इन जनरल का क्या मतलब है? इन जनरल का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको ये कहा गया है कि y एक वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है, तो आपके पास जो रिग्रेशन मॉडल बिल्टअप होगा वो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होगा, क्योंकि इन जनरल टर्म्स में हम x को हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर करते हैं और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास ये आपका प्रेस्क्राइब्ड जनरल मॉडल है, दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जिसमें a और b आर अननोन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर a और b की वैल्यू को लोकेट करना है, a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब अगर आप थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर को गौर से माइंड के अंदर लाएं तो देखें यहां पर एक चीज हमने एक और ऐड की थी, वो थी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आई दैट इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस म्यू वाई ऑन एक्स वाई माइनस। ठीक हो गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें यहां अगर आप आई नहीं भी लिखते तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपने इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को बिल्टअप करना है। वो आपने जहन में रखना है कि एप्सिलॉन क्या चीज था। इसको हमने क्या कहा था? एरर। ठीक है, और वो एरर क्या था कि हम y की वैल्यूज में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस कर देते। ठीक हो गया, यानी y की वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू में से माइनस करेंगे तो इसकी आउटलुक जो जनरेट होगी अब, यानी ये था फॉर पॉपुलेशन मॉडल, और अब यहां पर क्या होगा? y माइनस वाई आई दैट इज फॉर सैंपल मॉडल या सैंपल डेटा इक्वेशन। ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही जब हम सैंपल की तरफ मूव करेंगे तो ये जो एप्सिलॉन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ई के अंदर। ये आपने माइंड के अंदर रखना है, यानी इनकी नोटेशंस चेंज हो रही हैं। जिस तरह हमने देखा कि अल्फा ए में कन्वर्ट हुआ, ए अल्फा फॉर पॉपुलेशन मॉडल, ए फॉर सैंपल मॉडल, इसी तरह बीटा फॉर पॉपुलेशन मॉडल एंड बी फॉर सैंपल मॉडल। इसी तरह एप्सिलॉन की जगह पर हमारे पास क्या आ गया? ई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एरर को अगर आपने कैलकुलेट करना है दैट इज y माइनस वाई आई, और इसी चीज को हम जब सैंपल के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम कहते हैं रेजिडुअल। ये आपने नाम याद रखना है। यानी ई क्या है? एक टर्म है जिसको हम एरर्स के तौर पर कंसिडर करते हैं, वो डेविएशन है। ठीक है, और सैंपल मॉडल के अंदर वो y माइनस वाई आई आ जाएगा। और ये वाई आई क्या है? जरा गौर कीजिए, आपने लिंक अप करना है यहां से। ये जो वाई आई है इसका लिंक किसके साथ है? जरा आप एरो को गौर से देखिए, यानी ये वाला वाई आई, यहां से जो कैलकुलेशंस हो रही हैं यही कैलकुलेशंस मूव करके आगे की तरफ जा रही। ठीक है, यानी आपने जब भी एरर कैलकुलेट करना है तो y की वैल्यूज में से इस वैल्यू को माइनस करना है। ये वो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है जो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ए बी आपके पास एक मॉडल आता है, उस मॉडल के अंदर y की कुछ वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, वही वैल्यूज यहां पर चली जाएंगी। ठीक है, सो हम यहां पर इसको नई इसकी टर्मिनोलॉजी को याद करते हैं, दैट इज ई, और इसको हम कहते हैं रेजिडुअल। ठीक है जी, रेजिड्यूल को आपने बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि ये किस अंदाज में कैलकुलेट होता है कि y की ओरिजिनल वैल्यू में से कैलकुलेटेड वैल्यू को आपने माइनस करना है। क्लियर होगी बात? आप नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं फर्दर हमारी कैलकुलेशंस में क्या है जी। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं ए बी और ए की कैलकुलेशंस की तरफ। ठीक है जी, बी की कैलकुलेशन में हम देखेंगे हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड है। फर्स्ट है x और y की मल्टीप्लिकेशन है, यानी सिग्मा एक्स वाई है, मतलब कि x और y को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका सम कर लेना है।
और वो सम जो है वो यहां पुटअप होगा, माइनस n टाइम्स x बार y बार, मतलब कि जो n है वो आपका टोटल पेयर्स। ये टोटल पेयर्स क्यों लिखा गया? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि अभी रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सारी की सारी दो वेरिएबल्स के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, यानी हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे x और y, और हर एक के अंदर एक एक वैल्यू जब हम देखेंगे तो वो एक पेयर्ड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि n इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन। सो उसके बाद x बार आप कैलकुलेट करेंगे, y बार कैलकुलेट करेंगे, तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में सिग्मा x स्क्वायर है। यानी यहां से देखिए अगर आपके पास ये x और y का डेटा है तो x स्क्वायर कैसे आएगा? x स्क्वायर का मतलब है इंडिविजुअली x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी स्क्वायर होने के बाद आपके पास एक कॉलम जनरेट होगा और फिर आप उसका सम यहां पर फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद n टाइम्स x बार स्क्वायर, और ये वाला x बार जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है उसको आप स्क्वायर लेने के बाद n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड वे में भी लिख सकते हैं, और वो क्या है जी? n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। सो अब आप देखिए, अब आपको थोड़ा साई ऑफ रिलीफ मिला होगा कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है। एक्चुअली हमने इसी को सॉल्व करने के बाद यहां पर इसको पुट अप किया, यानी अब आपको क्या करना है, अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करो तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? एक तो आपको सिग्मा एक्स रिक्वायर्ड होगा, फिर उसके बाद आपको सिग्मा वाई रिक्वायर्ड होगा, देन आपको सिग्मा एक्स वाई रिक्वायर्ड होगा और सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये चार कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो आप यहां पर पुट अप कर लोगे और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद बी का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। यानी x की वैल्यूज का सम, y की वैल्यूज का सम, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद उस कॉलम का सम और फिर एक्स स्क्वायर के कॉलम का सम। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ए की कैलकुलेशन की तरफ। तो ए का जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा वाई माइनस बी टाइम्स सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसकी भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो याद रखने में बहुत ज्यादा आसान हो सकती है, और वो है y बार माइनस बी एक्स बार। जरा गौर कीजिए कि a की वैल्यू उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं हो सकती जब तक आप b को कैलकुलेट ना कर लें। इसी वजह से हमने जब फॉर्मूला डिफाइन करने की कोशिश की अननोन्स की में से a और b में, तो b को पहले लिखा हमने, यानी b की वैल्यू आप लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, इसको यहां पर फाइंड करेंगे और ये जो आंसर होगा उसको इस फॉर्मूले में, यानी a की कैलकुलेशन में जब आप y बार और bx बार को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको एक और वे में भी याद किया जा सकता है, और वो है y सिग्मा y ओवर n माइनस b सिग्मा x ओवर n। यानी आप ये कह सकते हो, गौर से देखो, एक्चुअली उसकी जनरेशन यही हो रही है, यानी कैलकुलेशन के अंदर आप गौर से देखें तो आपको सिग्मा y ओवर n को कैलकुलेट करना है y बार के हवाले से और सिग्मा x ओवर n को कैलकुलेट करना है आपको x बार के हवाले से, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप किस अंदाज में इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ट अप करते हो और अपने लिए इसको आसान कर लेते हो। आप में से किसी स्टूडेंट को ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी फर्स्ट फॉर्मूले को याद करना है, या आपने सेकंड फॉर्मूले को याद करना है, या आपने इस फॉर्म को याद करना है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस अंदाज में अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट अप करते हो। अगर किसी को ये बी का फॉर्मूला फर्स्ट वन इजी लग रहा है तो वो भी याद रख सकता है, ठीक है। अगर किसी को सेकंड वन इजी लग रहा है तो वो सेकंड वन को भी याद रख सकता है। लेकिन आपने अपनी आसानी के लिए जो भी फॉर्मूला चूज करना है उसको बहुत इजी वे में उसको अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं पर भी अगर आपने फर्ज कर लो, अक्सर यहां पे ये होता है कि जल्दी में स्टूडेंट्स यहां पर भी सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख जाते हैं, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। वो जब याद करते हैं तो वो ब्रैकेट को
बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं और जिसकी वजह से यहां पर वो सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा रह जाता है। कैलकुलेशंस हो जाती हैं, आंसर निकल आता है, लेकिन वो टोटली रॉन्ग होता है। सो इसीलिए इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखना है कि सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है ये। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझनी है आपने, कि सिग्मा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहां अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने पार्ट 1 में भी इस चीज को अंडरस्टैंड किया था सिग्मा के हवाले से, यानी एक्स स्क्वायर का सम है। हमेशा जब भी सिग्मा इन्वॉल्व होता है तो वो वेरिएबल को कंसिडर करते हुए लेफ्ट साइड पर आता है। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि पहले एक्स का स्क्वायर है फिर उसका सम है। यहां पर क्या है कि एक्स का सम है और फिर आप ऊपर पावर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर ये वाली भी मिस्टेक जनरेट कर जाते हैं, तो आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिग्रेशन मॉडल के हवाले से कि ली स्क्वायर लाइन, ये जो मैंने LSL लिखा है, ये आपकी एब्रीविएशंस के लिए कि आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म्स भी याद रखनी है ताकि आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे तरीके से आमतौर पर याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन आप अगर शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लें तो इससे आपको आसानी हो जाती है। लीस्ट स्क्वायर लाइन मैं डिफाइन भी कर देता हूं, इट इज लीस्ट स्क्वायर लाइन। ठीक है जी, लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। अब यहां पर क्या मिसिंग आपके माइंड के अंदर एक चीज मिस हो जाती है, आप लोग इसको देख लेते हैं। वो क्या कि लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू एक्स बार वाई बार का मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ एक्स बार वाई बार से निकलेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ग्राफ अगर आपके पास अवेलेबल है कोई एक्स और वाई में किसी भी रिग्रेशन लाइन का, फॉर एग्जांपल ये एक रिग्रेशन लाइन है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के हवाले से। ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के हवाले से एक लाइन है जो जनरेट हुई है, तो इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट मैंने यहां पर आपको बताया है, ली स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। इसका मतलब है कि यहां पर अगर आपके पास अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स होंगे ना जहां से ये लाइन पास कर रही होगी, तो अनलिमिटेड पॉइंट्स में से पास करने का मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट एक्स बार और वाई बार का होगा। वेरी मच क्लियर। यानी ये हरगिज बात नहीं है कि ये लाइन सिर्फ एक्स बार और वाई बार में से पास करेगी, एक्स बार और वाई बार में से लाजमी पास करेगी। इसका मतलब ये है, आपने इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स कंसिडर किए हैं उनमें से एक पॉइंट कौन सा होगा, एक्स बार वाई बार का लाजमी होगा। यानी आप ये कह सकते हैं आंखें बंद करके, आप ये यानी क्रॉलरी या आप इसके रिजल्ट को अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं कि जब भी मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता हूं अगर मेरे पास y बार की वैल्यू हो, x बार की वैल्यू हो। y की जगह पर मैं y बार लगा दूं और x की जगह पर x बार लगा दूं, तो क्या होगा, मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड इफ आई पुट y बार फॉर y एंड x बार फॉर x। क्लियर होगी बात? सो आपको बिल्कुल क्लियरली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इस टॉपिक में क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ म्यू वाई ऑन एक्स इज वाई आई हैट इज इक्वल टू वाई बार बी एक्स माइनस एक्स बार। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरेट हुआ है कहां से, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल से जब हम शिफ्ट हुए सैंपल रिग्रेशन मॉडल की तरफ, तो वहां से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। देखिए, आपके पास जो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल था वो जनरलाइज जब हमारे पास हुआ था तो हमने क्या लिखा कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये आपके पास कंप्लीट
पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल था। जब हमने इसको कन्वर्ट किया सैंपल रिग्रेशन मॉडल में तो वो क्या हो गया, a प्लस बी एक्स, और e ये जो एप्सिलॉन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, e के अंदर। ठीक हो गया, यानी e को रिप्लेस किया था हमने किसके साथ, एप्सिलॉन के साथ। और इफ यू रिमेंबर कि e क्या था आपके पास, y माइनस वाई आई। ठीक हो गया। अब जरा गौर कीजिए जब हम जनरेशन करते हैं इसकी, अब रिकन्वर्ट करके देखें किस तरह इसकी कैलकुलेशंस जो है वो मूव कर रही हैं। देखिए y हैट i इज इक्वल्स टू y बार प्लस बी एक्स आई माइनस बी एक्स बार। ठीक हो गया, ओके। अब जरा गौर से देखिए, y हैट i इज इक्वल्स टू y माइनस बी एक्स बार प्लस बी एक्स आई। अगर आप गौर से देखो ये क्या चीज थी, ठीक है, वो है a। सो आपका एक्चुअली जो मॉडल है ये बन रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये e कहां गया, तो याद रखना आपने कि ये जो एरर टर्म है, जो डेविएशन आता है कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में, हम सैंपल मॉडल के अंदर उसको एलिमिनेट करते हैं, हम उसकी एग्जिस्टेंस को जीरो कंसिडर करते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। सो इसी वजह से क्या होता है कि हम जब रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट जो मॉडल बनता है उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन वो एलिमिनेट हो जाती है, यानी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो चली जाती है। सो हमारा मॉडल जो है वो इसी फॉर्म के अंदर रहता है, a प्लस बी एक्स आई, और e उसके अंदर खत्म हो जाता है क्योंकि वो हम उसको एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो जीरो के इक्वल होता है। अब हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं वापस हमारे पास इस लेक्चर में मजीद क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो है कोवेरियंस ऑफ x एंड y। कोवेरियंस का क्या मतलब है? कोवेरियंस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, वो अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेरिएंस के हवाले से वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर आपको याद हो कि आपके पास अगर x वेरिएबल है तो आप s स्क्वायर x को जो कैलकुलेट करते थे दैट वाज सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर ओवर n। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ x। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास वेरिएबल y है तो फिर आप इसकी कैलकुलेशंस क्या करते थे, s स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर ओवर n। दिस इज द वेरिएंस ऑफ y फॉर सिंगल वेरिएबल। ठीक है, x सिंगल वेरिएबल है, y आपके पास सिंगल वेरिएबल है। यहां से आगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ मूव करते थे जब उसका स्क्वायर रूट लिखते थे। अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो कोवेरियंस। देखिए जो को का वर्ड है वो आपको याद रखना है, यानी ऐसा वेरिएंस जो कि कॉम्बिनेशन से आ रहा है दो वेरिएबल के, यानी जब दो वेरिएबल्स x और y इकट्ठे हो जाएंगे, यानी आपके पास पेयर्ड की फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, x1 y1 ये पहला पेयर है, x2 y2 ये दूसरा पेयर है, x3 y3 ये तीसरा पेयर है, एंड सो ऑन। इस तरह ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब जब आपके पास इस फॉर्म में डेटा अवेलेबल हो तो फिर आप इनका वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एस एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यानी आपके पास अगर दो वेरिएबल्स हों
और उनको कंबाइनली आप पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस की फॉर्म में देख रहे हैं, तो फिर आप उनका वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एक तो उसको हम वेरिएंस नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कोवेरिएंस। को इसलिए क्योंकि उसमें एक्स और वाई इकट्ठे हैं, उसमें इकट्ठे इन्वॉल्व हुए हैं। अब एस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या बन रहा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। याद रखिए फिर कॉन्सेप्ट वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी सिग्मा इन्वॉल्व होगा तो आपने राइट साइड से कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हुए लेफ्ट पे आना है। अब आपके पास राइट साइड पे दो आपके पास क्या है? ब्रैकेट्स हैं। अब अलग अलग आप इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम लेंगे उसका। यानी आप ये कह सकते हो, इसकी जरा आउटलुक को अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक्स और वाई आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो क्या होगा? आप इन दोनों इंफॉर्मेशन से एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट इजीली कर सकते हो थ्रू फॉर्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन और सिग्मा वाई ओवर एन। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब आगे चलें। तो क्या होगा? एक्स की वैल्यूज अवेलेबल है, वाई की वैल्यूज अवेलेबल है, आप इसी तरह मूव करते रहोगे। तो सबसे पहले आप एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम कैलकुलेट कर लेंगे। ये डेविएशंस कैसे आएंगी एक्स माइनस एक्स बार की? एक्स की हर वैल्यू में से ये जो एक्स बार आपने कैलकुलेट किया माइनस करने के बाद आप यहां पुट अप करोगे। फिर उसके बाद आप वाई माइनस वाई बार, ये मैं आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि किस तरह आपने इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है कि ये कैलकुलेशंस क्या है एक्चुअली। सो y की इंडिविजुअल वैल्यू में से वो जो y बार आपने यहां पर कैलकुलेट किया है वो आप कैलकुलेट करने के बाद उसको माइनस करते जाएंगे, आपके पास ये दो कॉलम्स आ जाएंगे। अब ये जो लास्ट में आपने दो कॉलम्स कैलकुलेट किए हैं, दिस इज 1 2, ये दोनों आपके पास गिवन है, नंबर 3 और नंबर 4। इन दोनों कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4। कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा आपके पास लास्ट जो आपका कॉलम है, किसके लिए? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका सम यूज होगा यहां पर, और डिनोमिनेटर में क्या है? एन, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। जो ये आपके पास पेयर्स अवेलेबल है, इस पेयर के टोटल को आप यहां पर लिखने के बाद उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड दैट आंसर वुड बी कंसिडर्ड एज द कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहां एक और बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जरा गौर से देखिए यहां पर कि जब हम वेरिएंस की बात करते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल में, तो वो एस स्क्वायर है, चाहे वो एक्स की सूरत में है चाहे वो वाई की सूरत में है। ठीक है, यानी दोनों जो है वो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में। लेकिन जैसे हम यहां पर पहुंचते हैं, यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास स्क्वायर नहीं है। और अक्सर यही नोटेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करती है कि आपने याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, दिस इज द कोवेरिएंस। और चूंकि इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इसी वजह से यहां पर हमने स्क्वायर का टर्म जो है वो यूज नहीं किया। या इनफैक्ट फॉर्मूले के अंदर दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स की वैल्यूज भी इन्वॉल्व हैं, वाई की वैल्यूज भी इन्वॉल्व हैं, उनकी डेविएशंस हैं, उनका प्रोडक्ट है और फिर सम है। सो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन इज कॉल्ड द कोवेरिएंस ऑफ वाई एंड एक्स। होप आज का लेक्चर आपको यहां तक समझ आ गया होगा, आपने इन सारी टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अपने टीचर के साथ इन सारी टर्म्स को दोबारा रिवाइज करें, देखें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे जरूर डिस्कस करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।